हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आप लोगों से हम डेली बात करते हैं, तमाम अलग अलग प्रकार के मामले देखते हैं और आपके मामलों से ही पता चलता है कि नेक्स्ट टॉपिक वीडियो का क्या रहे, जिससे वो चीज़ सब लोगों के सामने जाए। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो एक के सामने आ रही है बहुतों के सामने आ सकती है। अब कल का दिन कुछ ऐसा ही था। देहरादून में एक क्लाइंट विजिट किए मुंबई से। पहले तो उन्होंने कहा भाई आपके यहाँ ठंड बहुत है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है। जो एक्चुअल है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस समय। खैर, मुंबई से एक व्यक्ति देहरादून आता है इतनी ठंड में, यानी अपोजिट क्लाइमेट में जो वहाँ पर है। लेकिन वो भी किस वजह से आता है? अपने लिटिगेशन की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। कायदे से उसे अपने बीबी और बच्चों के साथ देहरादून मसूरी घूमने आना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि अपने लिटिगेशन की वजह से उसे इतना दूर आना पड़ रहा है। खैर, बात में आगे आते हैं। अब ये जो मैटर है, इसके जरिए मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे केस, स्पेशली जो मेंटेनेंस वाले केस होते हैं, जैसे कि 144 बीएनएसएस या डीवी का केस जब कोर्ट में चलता है, तो कई बार तो मैंने देखा कि लोग मुझसे तक बहस करने लगते हैं कि साहब हमारे पास ये चीजें हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि रिलीफ हमको नहीं मिलेगा। एक्चुअल में वो जो हम बता रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिकली होना है। आप जो जिस बेसिस पे चल रहे होते हैं वो होता है जो आपने कहीं पे पढ़ा है कि हाँ ये कानून है। दोनों में फर्क है। अब एक उदाहरण बताता हूं, इससे बहुत सारे लोगों को जानने को मिलेगा चीजें कैसी होती हैं। पत्नी ने एक डीवी का केस फाइल किया था। अब आपको पता होगा डीवी के केस में जो मुख्य रिलीफ, मेन रिलीफ होता है, वो तो एंड में मिलते हैं जब केस फाइनल होता है। और पत्नी एक एप्लीकेशन लगाती है सेक्शन 23 की इंटरिम रिलीफ के लिए, जिसमें वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, रहने का अधिकार क्लेम कर सकती है। लेकिन इस मामले में दोस्तों क्या हुआ, डीवी का केस फाइल होता है, हस्बैंड कोर्ट में अपियर होता है और वाइफ की तरफ से चीख चीख करके कोर्ट में कहा जाता है मैं तो सड़क पर रह रही हूं, मेरे पास तो रहने का निवास स्थान ही नहीं है, मुझे तो निवास स्थान दिलाया जाए। वाइफ की वकील उसको पूरा सपोर्ट करती है, कहती है साहब सब बाद में देखेंगे, पहले इसको निवास स्थान का ऑर्डर करें। ये डिसाइड हो जाता है कि उसको निवास का अधिकार देना है। अब हस्बैंड के माता पिता वहां खड़े होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है वाइफ ने। वो ये कहते हैं साहब हम अपने साथ तो रख नहीं सकते, इतने मुकदमे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम पैसे देने को तैयार हैं, उसको एकोमोडेशन ही तो देना है, एकोमोडेशन देने को रेडी हैं, आप बताइए जो भी आप बोलेंगे, 10,000, 15,000, 5,000 जो बोलेंगे, हम उसको किराया देने को रेडी हैं। तो अब यहाँ पर उन क्लाइंट का कहना था कि वो जज साहब लड़की से पूछते हैं, हाँ भाई बताओ ये 15 कह रहे हैं, 25 लिख दूं इसमें? वो कहती है कि ना 25 नहीं, मुझे तो उसी घर के अंदर रहना है। तो जज साहब कहते हैं इट्स ओके, और लिख देते हैं कि ठीक है, उसी घर में से निवास स्थान का अधिकार दिया जाए। जबकि सेम टाइम पर दूसरी कोर्ट से सेम घर पर माता पिता को रिलीफ मिला हुआ है और पत्नी को कहा गया है कि आप इस घर के अंदर एंट्री करके बुजुर्गों को परेशान नहीं करेंगी। लेकिन उस आदेश पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और यह आदेश कर दिया जाता है। सामने खड़ी लड़की दिखती है, लेकिन सामने खड़े हुए बुजुर्ग नजर नहीं आते। अब उनका जो क्लाइंट थे, उनका यह कहना था कि साहब वहां कोर्ट के अंदर लड़की से पूछ पूछ के ऑर्डर किए जा रहे थे, जैसे कि उनकी खुद की बेटी सामने खड़ी हो। अब ऐसी व्यवस्था में आप लोग न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति कह रहा है कि उसका रहने का अधिकार है, वो उसको पैसे देने को रेडी है, एकोमोडेशन की व्यवस्था करके देने को रेडी है, एक कोर्ट ने आदेश किया हुआ है कि वो उस घर में नहीं रह सकती क्योंकि वो न्यूसेंस क्रिएट करती है, उसके बावजूद कोर्ट लड़की से पूछ के कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और उसको आदेश में लिख देते हैं। ये क्लाइंट की व्यथा थी जो उन्होंने इतना दूर से आकर के मेरे को सुनाई कि साहब इस प्रकार की चीजें हो रही है, अब बताओ इससे बाहर कैसे निकलना है। खैर, मैं उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा उनका मुद्दा क्या था और मैंने उनको क्या बताया, कैसे बताया। लेकिन जो समझाने की बात थी आपको वो ये थी कि आपके किसी मेंटेनेंस केस और डीवी केस में यदि आपके पास कुछ रिलीफ्स हैं या कुछ एविडेंसेज हैं या कुछ बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आप उन पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते कि आप वो चीज़ें बोलोगे तो आपको रिलीफ मिल ही जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कोर्ट में कई बार तो आर्ग्यूमेंट चल जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं चलते। डिपेंड करता है बेंच कैसी है, किस प्रकार से चीज़ों को देखती है और आदेश करने का क्या तरीका अपनाती है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है या आपके पास कोई और अच्छी चीज़ है जिससे आपको लगता है आपको इससे रिलीफ मिलेगा, उसके अलावा भी आप चीज़ों पर विचार कीजिए। केवल उस एक चीज़ पे मत रहिए कि मुझे इससे रिलीफ मिल ही जाएगा, अदरवाइज आप बहुत नुकसान उठाएंगे। लोग एक ही बिंदु को पकड़ के डीवी एक्ट की क्वेश्चन में चले जाते हैं, 498 की क्वेश्चन में चले जाते हैं, बाद में नुकसान होता है। मेंटेनेंस केस और डीवी केस में सबसे बड़ा रिलीफ पति का यही होता है कि वो जितना जल्दी उस केस को खत्म कर दे। क्योंकि आपको पता है इंटरिम लगते ही लड़की जो है डिले करने लगती है, कभी कोर्ट में नहीं आना, कभी अपना चीफ एफिडेविट नहीं देना, चीफ एफिडेविट दे दिया तो फिर क्रॉस के लिए डिले करना। इन सब चीज़ों को आप हैंडल तभी कर सकते हो जब आप फिजिकली उस समय पे कोर्ट में अपियर हो। तो एटलीस्ट आपको फिजिकली कोर्ट में जाना चाहिए
और अगर वो अपना चीफ एफिडेविट 2 डेट पे नहीं देते हैं तो तीसरी डेट पे आपको हल्ला करना चाहिए। मीन्स आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखनी चाहिए कि साहब इतनी तारीख इनकी लगी थी चीफ एफिडेविट के लिए, इन्होंने नहीं दिया, फिर इतनी लगी, फिर नहीं दिया, आज तीसरी डेट है और आज भी ये नहीं दे रहे, तो इनकी अपॉर्चुनिटी खत्म की जाए। जब उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो फिर उनका चीफ एफिडेविट आ जाएगा। इसी प्रकार से क्रॉस में भी, मतलब अपने थोड़े से प्रयासों से आप चीज़ों को जल्दी खत्म कर सकते हो। अगर आप कोर्ट में नहीं जाते, लड़की भी कोर्ट में नहीं आती, तो यह सिलसिला कई सालों चलता है। तमाम हमारे पास केस आते हैं, सब इंट्री मध्ये में 1.5 साल हो गया लेकिन लड़की का क्रॉस आज तक नहीं हुआ। तो मीटर तो चालू है ना, आपका तो पैसा जा ही रहा है, वो बन ही रहा है, वो आपको देना ही है एक दिन। लेकिन लड़की बिल्कुल घर पे आराम से शांत बैठी है, कोर्ट प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले रही है और उसका मेंटेनेंस बनता जा रहा है। तो इन चीज़ों को, ये कानून का दुरुपयोग है पूरे तरीके से, इसको रोकने के लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ, इस स्टेज पे इंटरिम का ऑर्डर होने के बाद यदि आप कोर्ट में नहीं जा रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। कई लोग सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पैसे तो फिर भी आपको कल को देने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि आप जाओ, थोड़ा बहुत दे दो, लेकिन मेन लड़की का चीफ एफिडेविट आ जाए, क्योंकि उसका चीफ एफिडेविट आएगा तो उसकी क्रॉस होगी तो केस आगे बढ़ेगा और जल्द से आप इस केस को खत्म कर सकते हैं। ये केस खत्म हो गया, आपके ऊपर से प्रेशर ही रिमूव हो जाता है, स्पेशली उस केस में जहां पर आप दूसरे शहर में केस को फाइट करने जा रहे हैं। तो उस चीज पर फोकस करिए जिससे आपको रिलीफ मिलना है। रिलीफ क्या है? अगर वाइफ की इनकम है तो उसका मेंटेनेंस खारिज हो जाए, यह नाम मात्र का बंधे, ये आपका रिलीफ है। या दूसरा रिलीफ है, केस आपका जितना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तीसरी कोई चीज है ही नहीं। और अगर आप किसी तीसरी चीज पर रिलाय करके बैठे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही आपको केस फाइट करना होता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।